निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर पर आधारित एमसीक्यूज़। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अर्थात पीएम किसान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह एक केंद्र प्रायोजित स्कीम है जिसका क्रियान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। दूसरा, योजना के तहत केंद्र सरकार 6,000 रुपये की वार्षिक राशि 4 बराबर किश्तों में सभी कृषकों के खातों में ट्रांसफ़र करती है। तीसरा, योजना के अंतर्गत पात्र कृषक परिवारों की पहचान की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को प्रदान की गई है। आपको बताना है कि पीएम किसान के बारे में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का मतलब पहला स्टेटमेंट भी रॉन्ग, दूसरा भी रॉन्ग और तीसरा भी रॉन्ग। पहला देखते क्यों रॉन्ग है। देखो इसमें लिखा है केंद्र प्रायोजित स्कीम है, जबकि नहीं, ये केंद्र प्रायोजित स्कीम नहीं है, ये केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसमें 100% जो इसकी जो राशि है वो केंद्र सरकार द्वारा ही दी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। और क्रियान्वयन कौन करता है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। बाकी सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? इसमें लिखा है योजना के तहत केंद्र सरकार 6,000 रुपये की वार्षिक राशि देती है। बिल्कुल सही बात है, इतनी ही देती है, लेकिन वो 4 बराबर किश्तों में नहीं देती, वो 3 किश्तों में देती है। 3 किश्तों में दी जाती है और वो हर एक किस्त कितने रुपए की है? 2,000, 2,000 और 2,000 रुपये की, ये 3 किश्तें दी जाती है। और तीसरा कथन क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इसमें लिखा है योजना के अंतर्गत पात्र कृषक परिवारों की पहचान की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, जबकि केंद्र सरकार की नहीं है ये जिम्मेदारी, जो स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकारों को और यूटीज़ को दी गई है। इसलिए तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग हुए। देखो ऑलरेडी पीएम किसान पे मैं कई बार क्वेश्चन पूछ चुका हूँ और मुझे लग रहा है इस साल प्रीलिम्स में इस पर क्वेश्चन आएगा भी, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। अब देखते हैं ये एमसीक्यू मैंने पूछा क्यों। पीआईबी में प्रकाशित एक खबर है, आप देख सकते हैं 22 अप्रैल की, कि कैबिनेट ने पीएम किसान सम्मान निधि अर्थात पीएम किसान स्कीम के तहत 1 अप्रैल 2020 से असम और मेघालय राज्यों तथा जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के संबंध में डेटा की आधार कार्ड के साथ सीडिंग की अनिवार्य आवश्यकता में ढील के विस्तार को मंजूरी दी है। तो इसलिए पीएम किसान क्या है ये पता होना ज़रूरी है। इस बार प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगी स्कीम। आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, विद्यादान 2.0 है ये, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह ई लर्निंग सामग्री को विकसित करने और उसमें योगदान करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। दूसरा, इसकी शुरुआत मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्व बैंक की सहायता से की है। अब आपको बताना है कि विद्यादान 2.0 के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही होगा और ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या है। और इसको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट भी नोट कर लेना। अक्सर जो एजुकेशन में इनिशिएटिव ली जाती है उस पर यूपीएससी का अच्छा फोकस रहता है। अब देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मतलब पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत। अब पहला कथन देखते हैं है क्या। बेसिकली आप जान रहे हैं कि कोविड-19 के चलते सारे स्कूल, कॉलेज, सभी एजुकेशन सेंटर बंद है। तब ऐसे में स्कूल्स एजुकेशन के लिए और हायर एजुकेशन के लिए ई लर्निंग पे हमने शुरुआत तो की है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए कंटेंट भी तो चाहिए ना कहीं ना कहीं। तो उसके लिए जो सरकार ने है, एचआरडी जो मिनिस्ट्री है, उसने विद्यादान 2.0 को शुरुआत की है, जिसमें क्या करेगा, या ई लर्निंग जो कंटेंट है, मटेरियल है, उसको विकसित करने में और उसको योगदान करने के लिए एक राष्ट्रीय जो कार्यक्रम है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा आपके। अब ये देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है। इसकी शुरुआत मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने की है, बिल्कुल की है, लेकिन वर्ल्ड बैंक की सहायता से नहीं की, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ। अब देखते हैं इस प्रश्न का आधार क्या है। ये देखिए पीआईबी में प्रकाशित खबर है 22 अप्रैल की, मानव संसाधन विकास मंत्रालय आज नई दिल्ली में ई लर्निंग कंटेंट योगदान को आमंत्रित करने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 को शुभारंभ किया। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बता दिया कि विद्यादान क्या काम कर रहा है,
कि ये ई लर्निंग सामग्री को विकसित करने और उसमें योगदान के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसको हम याद रखेंगे। आगे चलते हैं। ये देखिए, इस प्रश्न को प्रीलिम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट नोट कर लेना। प्रश्न है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 WPFI 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह सूचकांक वर्ष 1999 से वार्षिक रूप से रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा, इंडेक्स में लगातार चौथी बार सर्वोच्च स्थान फिनलैंड को मिला है। तीसरा, वर्ष 2020 में सूचकांक में भारत की स्थिति में 2 स्थानों का सुधार हुआ है। अब आपको बताना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 के बारे में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। काफ़ी सोच समझ के आप जवाब देना इस प्रश्न का। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मतलब तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग हुए। अब देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है। इसमें लिखा है कि इसकी शुरुआत रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा निकाला जाता है। बिल्कुल निकाला जाता है, लेकिन सूचकांक 1999 से इसकी शुरुआत नहीं की गई, ये 2002 से इसकी शुरुआत की गई, इसलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग। दूसरे में लिखा है कि लगातार चौथी बार फिनलैंड को फर्स्ट रैंक दी गई है। नहीं, फर्स्ट रैंक दी गई है नॉर्वे को। लगातार चौथी बार नॉर्वे फर्स्ट रैंक पे आया है। तीसरा क्यों गलत है कि 2020 में भारत की स्थिति 2 स्थान में सुधार हुआ। नहीं, 2 स्थान उल्टा नीचे गिरी है। ठीक है, अब देखते हैं इस MCQ का आधार क्या है। ये देखिए, न्यूज़पेपर में प्रकाशित खबर है कि इंडिया रैंक्स 142 ऑन ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। खबर है ये 22 अप्रैल की। अब आगे डिटेल में जानते हैं। पूरी मैंने इसकी जो ओरिजिनल रिपोर्ट थी उसकी कुछ स्लाइड्स लगाई है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये देखिए, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये जारी करता है इसको। यहाँ पे मैंने बिल्कुल राइट साइड में ये रैंकिंग दिखाई है 2020 की। तो टॉप 3 कंट्री देख लेते हैं जल्दी से। पहली नॉर्वे, दूसरी फिनलैंड और तीसरी डेनमार्क। तो लिख देता हूँ मैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 है नॉर्वे, नंबर 2 है फिनलैंड और नंबर 3 है डेनमार्क। ये टॉप 3 कंट्री हुई। आगे चलते हैं। ये देखिए, इंडिया के बारे में रिपोर्ट क्या कह रही है। इसमें लिखा है मोदी टाइटन्स हिज ग्रिप ऑन मीडिया। मतलब इस रिपोर्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया के ऊपर अपनी ग्रिप को टाइट किया है। आप देख सकते हैं इंडिया की रैंक दिखाई है 142। तो मैं आपको बता देता हूँ, ओवरऑल जो 180 कंट्रीज़ को रैंक दी जाती है इसमें, और इंडिया की जो रैंक आई है 2020 में वो आई है 142, 180 देशों में से। और 2019 की बात की जाए तो वहाँ इंडिया की रैंक थी 140, 180 कंट्रीज़ में थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रैंकिंग में 2 स्थान का गिरावट दिखाई गई है। आगे चलते हैं फिर। ये देखिए, अगर बात की जाए 2013 से क्या रैंकिंग है इंडिया की, कई बार ट्रेंड आ जाता है। हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि 2016 से 19 के बीच भारत की स्थिति लगातार सुधरी है या लगातार ख़राब हुई है, तो हमें पता होना चाहिए। देख सकते हैं 2019 में 140, अभी 2020 में कितनी आई है 142। 18 में देख सकते हैं 138, फिर 17 में 136 और 16 में 133। तो आप देख सकते हैं लगातार स्थिति 2016 के बाद का जो ट्रेंड देख सकते हैं, गिरती जा रही है। 136 हुई, 138 हुई, 140 हुई, फिर गिर के 142 हो गई है। तो इस ट्रेंड को भी याद रखेंगे हम। आगे चलते हैं। देखो, टॉप 3 कंट्रीज़ देख ली हमने, इंडिया देख लिया। अब देखते हैं बॉटम की कंट्री कौन सी है। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल नीचे 180वीं जो रैंक है, 180 रैंक है, किसको दी गई है, नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया को दी गई है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी हमारे लिए। आगे चलते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सुजलम सुफलम जल संचय अभियान, जिसको सुजलम सुफलम जल अभियान भी कहा जाता है, की शुरुआत की है। ऑप्शंस है कर्नाटक, गुजरात, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। क्या होगा सुजलम सुफलम जल संचय अभियान के बारे में किस राज्य ने शुरुआत की है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये गुजरात ने शुरुआत की है सुजलम सुफलम जल संचय अभियान। ये अभियान क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो बेसिकली शुरुआत की थी वर्ष 2018 में शुरू किया था गुजरात ने।
और इसका काम क्या है, उद्देश्य क्या है, मानसून से पहले, मानसून के आगमन से पहले, मानसून से पहले जो जल निकायों को गहरा करना, जल निकायों को गहरा करना, इसका जो एक उद्देश्य है। उसके साथ साथ ये नदियों की सफाई, नदियों बांधों की सफाई की जाती है इसमें, और झीलों को गहरा किया जाता है। गहरा करना, ये सारे इसके उद्देश्य है। तो गुजरात का है सुजलम सुफलम जल संचय अभियान, याद रखेंगे इसको। आगे चलते हैं, देखते हैं इस प्रश्न का आधार क्या है। ये देखिए 22 अप्रैल की न्यूज़ है ये। 3rd फेज ऑफ सुजलम सुफलम जल अभियान स्टार्टेड। तो तीसरा चरण है, क्योंकि 2018 में फर्स्ट चरण, 2019 और इस साल है 2020। तो देख सकते हैं यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट लॉन्च द 3rd फेज ऑफ सुजलम सुफलम जल अभियान। उद्देश्य क्या है, टू डीपन लेक, झीलों को गहरा किया जाएगा, और अन्य वाटर बॉडीज़ है बिफोर द मानसून, उन सभी को गहरा किया जाएगा। ये उसका उद्देश्य है, उनकी गहराई बढ़ाई जाएगी, उनकी सफाई की जाएगी। अगला प्रश्न है, समाचारों में अत्यधिक चर्चा में रहे दापोरिजो पुल का निर्माण किस नदी के ऊपर किया गया। ऑप्शंस है तीस्ता नदी, सुबनसिरी नदी, बराक नदी और संकोश नदी। बताइए, दापोरिजो पुल अक्सर चर्चा में है पिछले कुछ दिनों से ये। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सुबनसिरी नदी पे इसका निर्माण किया गया। दापोरिजो ब्रिज निर्माण कहाँ पे किया गया, अरुणाचल प्रदेश में किया गया। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है हमारी ये सुबनसिरी, उस पे किया गया। किसने निर्माण किया इसका, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया। ये BRO होता क्या है, इस पे ऑलरेडी मैं MCQ पूछ चुका हूँ अपनी पुरानी सीरीज़ में। और ये इसकी खास बात है, इस पुल को 27 दिनों के भीतर बनाया गया। और इसके साथ साथ ये जो क्या काम करेगा, ये LAC तक सड़क कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करेगा ये। अब आपका एक होमवर्क है, ऑलरेडी मैं लॉकडाउन मॉड्यूल में इंडिया की रिवर्स करा चुका हूँ। अब आप मुझे बताना कि सुबनसिरी जो नदी की बात की है अभी हमने, ये ब्रह्मपुत्र की कौन से हाथ की सहायक नदी है, अर्थात ये लेफ्ट हैंड साइड की सहायक नदी है या राइट हैंड साइड की। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग मुझे ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अब देखते हैं इस MCQ का आधार क्या है। ये देखिए लाइव मिनट में प्रकाशित एक खबर है कि दापोरिजो ब्रिज ओवर सुबनसिरी रिवर हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन टू कनेक्ट द स्ट्रेटेजिक लाइन और कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कहाँ बना ये हमारा दापोरिजो, अरुणाचल प्रदेश। मोटी मोटी बात ये आ गई। दूसरा कौन सी नदी पे बना, सुबनसिरी। ठीक है, देख सकते हैं आप इस इमेज में इस पुल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने प्रथम सैन्य उपग्रह नूर को लॉन्च किया है। ऑप्शंस है इराक, सऊदी अरब, ईरान और सीरिया। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, बताइए। आज के द हिंदू में खबर है ये, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ईरान। ईरान ने अपने फर्स्ट जो मिलिट्री सैटेलाइट नूर को लॉन्च किया है, याद रखेंगे इसको। ये देखिए द हिंदू में प्रकाशित खबर है कि मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च्ड क्लेम ईरान। तो ईरान ने क्लेम किया है कि उसने अपनी मिलिट्री सैटेलाइट को लॉन्च किया जिसका नाम रखा है उसने नूर, जिसका मतलब होता है प्रकाश, अर्थात लाइट अर्थात प्रकाश। ठीक है, तो याद हुआ नूर किसने किया, ईरान ने। आगे चलते हैं। ये देखिए प्रश्न क्या है, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने चीन से कोरोना वायरस के कारण हुए नुकसान की मांग की है। ऑप्शंस है टेक्सास, फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया और मिसौरी। आज के द हिंदू की खबर है, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मिसौरी। अमेरिकी एक स्टेट है, जैसा कि आप जानते हैं अमेरिका में 50 राज्य है, उसमें से एक राज्य मिसौरी है। उसने डिमांड की है कि कोरोना वायरस के लिए
और जो कोविड-19 के कारण जो दुनिया में सिचुएशन बनी है उसने उसके लिए चाइना को जिम्मेदार ठहराया है और उससे नुकसान की भरपाई की मांग की है। मिसौरी है ये राज्य। ये देखिए आज के न्यूज़पेपर में, मिसौरी इज सुइंग चाइना ओवर कोरोना वायरस इम्पैक्ट, सेइंग द कंट्री डिड लिटिल टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ डिजीज़। मतलब जैसे कि आप जानते हो कि कोविड-19 को लेकर लगातार चाइना के ऊपर उंगली उठाई जा रही है कि इसने समय रहते उस पर कदम नहीं उठाए, इसके बारे में जानकारियों को छुपाया, इस बीमारी के बारे में विश्व समुदाय को देर से बताया। उसके साथ साथ WTO और उसके जो प्रमुख की भूमिका भी इस बार संदिग्ध रही, जिसके चलते अमेरिका ने WHO की फंडिंग भी रोक ली। तो ये सारी चीज़ें आप जैसे जानते हैं। यहाँ पे भी देखिए ये हिंदू की खबर है, मिसौरी सूज चाइनीज़ लीडर्स। ओके चलते आगे। ये देखिए अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न क्या है, प्रेषण अर्थात रेमिटेंसेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, उच्च प्रेषण मतलब हाई रेमिटेंस विकासशील देशों में पोषण परिणाम अर्थात न्यूट्रिशनल आउटकम में सुधार को बढ़ावा देता है। दूसरा, भारत और चीन प्रेषण प्राप्त करने वाले विश्व के शीर्ष 2 देश है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रेषण इन 2 कंट्रियों में ही आता है, टॉप 2 कंट्री है ये। तब आपको बताना है कि रेमिटेंसेस के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ऑप्शन A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा। अक्सर इस तरह के प्रश्न आते हैं प्रीलिम्स में, सोच समझ के जवाब देना। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन C, मतलब स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और 2 भी करेक्ट है। तो याद रखना, एक स्टडी की गई है जिससे पता चला है कि जिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में रेमिटेंसेस की जो मात्रा है, जो उसका जो फ्लो है वो ज़्यादा रहा, उनमें न्यूट्रिशनल आउटकम्स बेहतर हुआ, वो उसको सुधार को बढ़ावा देते हैं क्योंकि लोग बाग के पास पैसा आएगा, उनकी फैमिली मेम्बर्स को अगर जो प्रेषण रेमिटेंसेस को भेजा जाएगा तो वो डेफिनेटली उससे उनके न्यूट्रिशनल आउटकम बढ़ेगा। ये बात भी बताई गई स्टडी में। उसके साथ साथ जो एजुकेशन का जो लेवल है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा, ये स्टडी में दोनों बात बताई गई है। उसके बाद भारत और चीन प्रेषण प्राप्त करने वाले विश्व के शीर्ष 2 देश हैं, बिल्कुल डेफिनेटली सी बात है, ये दोनों देश शीर्ष 2 कंट्री है। और वैसे भी जो प्रेषण है निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया की बात करें हम और अगर चाइना की बात करें तो कुछ डेटा मैं आपको दे देता हूँ, यहाँ पे महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। 2017 का, 2018 का और 2019 का, ये वर्ल्ड बैंक की मैंने साइट से ही लिया है। और जो ये मैं बताऊंगा यहाँ पे रेमिटेंसेस का इनफ्लो US डॉलर में जो मिलियन में है, दोनों देशों को कितना कितना मिला 2017 से 19 के बीच। अगर इंडिया की बात करूँ, 2017 में इंडिया में आया 68,967 मिलियन US डॉलर, 2018 में 78,790 मिलियन US डॉलर और 2019 में हुआ ये 83,131। बात अगर चीन की करें, 2017 में 63,876, उसके बाद 2018 में 67414 और 2019 की बात करें तो 68398। तो आप देख सकते हैं चाइना और इंडिया का कंपैरिजन, इंडिया को चाइना से ज़्यादा रेमिटेंसेस मिला है। 2017 से 19 का ये आंकड़ा है। अगर ट्रेंड एनालिसिस पे क्वेश्चन आ जाए कि 2017 से 19 के बीच में लगातार बढ़ा है, भारत का चीन से ज़्यादा है, तो इस तरह की चीज़ों पे आप ट्रैप मत होना। ये बहुत ऑथेंटिक फैक्ट्स आपके सामने आ गए हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए इस MCQ का आधार क्या है। आज के द हिंदू में प्रकाशित खबर है कि ग्लोबल रेमिटेंसेस विल सी ए शार्प फॉल। वर्ल्ड बैंक का मानना है कि कोविड-19 के चलते जो प्रभाव पड़ा है वैश्विक अर्थव्यवस्था पे, उससे क्या होगा, जो रेमिटेंसेस है उसकी जो मात्रा है वो कम होगी। इंडिया पे बताया है कि इन इंडिया रेमिटेंसेस फॉर 2020 में जो कितने 23% तक नीचे गिर जाएगा, ये बात की गई है। और इसके साथ बताया है इसने, कोविड-19 एंड डिक्लाइन ऑयल प्राइसेस आर लाइकली टू रिड्यूस द रेमिटेंसेस टू साउथ एशिया। मतलब कोविड-19 के कारण और क्योंकि ऑयल प्राइसेस भी लगातार नीचे आ रहे हैं, तो जिसके चलते साउथ एशिया के अंदर जो रेमिटेंसेस की है जो प्राप्त होता है इन कंट्रीज़ को, उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी। चलते हैं आगे। आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो कोविड-19 को लेके बहुत पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। उम्मीद की जा रही है कि UPSC क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, लेकिन वो क्वेश्चन की नेचर क्या होगी, वो बहुत सिंपल भी हो सकता है, लेकिन जैसा मैं सोच रहा हूँ ये ऐसा भी हो सकता है कि
किस तरह से वायरस काम करता है, किस तरह से वैक्सीन काम करती है, किस तरह से नेचर के साथ जोड़ के भी पूछ सकता है वो कोविड-19 को। तो हर एंगल को मैंने एमसीक्यू में कवर करने की कोशिश की है। तो आप देखिए आज का ये प्रश्न है आपके लिए अभ्यास प्रश्न, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये देखिए प्रश्न क्या है, जूनोसिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह जानवरों से इंसानों में संक्रमित होने वाली बीमारियों का नाम है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार मनुष्यों में होने वाले लगभग 60%, ये 60 नहीं है 60% संक्रामक रोग जानवरों से उत्पन्न होते हैं। तीसरा, जूनोटिक रोगों का उद्भव प्रायः पर्यावरण परिवर्तन या पारिस्थितिकी गड़बड़ी से हुआ है या उससे जुड़ा है। जूनोसिस के बारे में इन तीनों कथनों को ध्यान से पढ़ना और उसके बाद सही जवाब देना। इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। सोच समझ के बताना कि ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा, और अपने जवाब को मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। देखिए कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, 22 अप्रैल का अभ्यास प्रश्न था हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए प्रकाश पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, अर्थात दोनों कथन सही है। पहला कथन था कि इसका उद्देश्य विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया, रेलवे और विद्युत सेवाओं के मध्य कोयला आपूर्ति का बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना है। और दूसरा, इसको डेवलप किसने किया है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। और आप में से लगभग सभी बच्चों ने इसका सही जवाब दिया, कुछ बच्चों के गलत भी जवाब आए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सीखने का टाइम है। प्रीलिम्स से पहले 1000 गलतियाँ करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रीलिम्स के दिन कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है। निर्माण आईएएस के डेली करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यूज़ की आज की सीरीज़ यहीं समाप्त होती है। अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।